हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और आपको जैसा कि पता है कि ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको रोज आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराता है। तो आज तारीख है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित उन पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ में सबसे पहले आज के डे की भी बात कर ली जाएगी कि आज 28 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाएगा। तो इसी के साथ में सबसे पहले आप एक प्यारा सा लाइक देते हुए अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी अपडेट कर दीजिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से कि आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आज के डे की बात करें तो देखिए सर, आज 28 अप्रैल है, विश्व कर्मचारी स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आज के दिन। और अगर इस दिन की हम बात करें तो देखिए इस दिन जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो संगठन है जिसको कि इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी 2003 में और ये 2003 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? ILO के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2003 से मनाया जा रहा है। अगर इसकी बात करी जाए तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो 28 अप्रैल का संबंध लंबे समय से जो लोग विश्व में ट्रेड यूनियन आंदोलनों एवं व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार जो लोग हो जाते हैं उनकी स्मृति में या उनको याद करने के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। यानी कि जो लोग जो मजदूर हैं जो अपने कार्यस्थल पर जैसे मान लीजिए किसी गहरी बीमारी से ज़्यादा भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या कार्यस्थल पर जिनकी मौत हो जाती है, आकस्मिक मौत कार्य करते हुए, मजदूरी करते हुए, ऐसे लोगों को याद करते हुए ये जो दिन है ये मनाया जाता है। अगर इस दिन की बात करें तो सर वैसे तो ये दिन क्या है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बनाया जा रहा है 2003 से, लेकिन उससे पहले 1996 से ये दिवस आपको मनाया जा रहा है। और 2003 में ILO इसमें शामिल हुआ था और ट्रेड यूनियंस के द्वारा, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड यूनियंस है WTU, उसके द्वारा ये 1996 से बनाया जा रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका दूसरा कारण भी आपको हम बता देते हैं। पहला उद्देश्य तो हमने बता दिया कि मजदूरों को याद करना जो बीमारी से ग्रसित या मर गए हैं। और दूसरा उद्देश्य इसका है जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों को लॉन्च करना। इसके अंतर्गत लोगों को यह बताया जाता है कि वे कार्यस्थल पर किस तरह विभिन्न बीमारी एवं दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अगर इसमें और अगर अब बात करी जाए तो 28 अप्रैल को मृत एवं घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 1996 से मनाया जा रहा है। लेकिन इसका उद्देश्य उन श्रमिकों को याद करना है जिनकी कार्यस्थल पर मृत्यु हो गई हो। देखिए 2003 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन के आग्रह पर इसमें शामिल हुआ था। तो आज का जो दिन है आपका विश्व कर्मचारी स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो आपके घर में या आपके आसपास जो भी लेबर्स या कहीं मजदूर जो काम करते हैं, आप उनके प्रति सम्मान रखें, उनके प्रति प्यार और स्नेह दिखाएं और उनसे मानवतापूर्ण व्यवहार करें। ठीक है, इसी के साथ में आज के सेशन की बात कर लेते हैं। तो आज के सेशन के सबसे टॉप क्वेश्चन जो 10 है वो क्या रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 हम हमेशा वो लेते हैं जो हाल ही में जो अप्रैल के महीने में जो दिन है, प्रमुख दिन है जो आयोजित हो रहे हैं उनको लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे उन दिनों को हम पढ़ने से वो हमारे कंटिन्यू याद रह जाते हैं। तो इसलिए हम इन दिनों को इसमें सेलेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका इन दिनों से रिलेटेड होता है। तो देखिए हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 25 अप्रैल को आपका हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसी के साथ में दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में आपदा मित्र हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए कर्नाटक के द्वारा हाल ही में आपदा मित्र
हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सर जो कोरोना वायरस है उसके चलते इसको लॉन्च किया गया है और कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए, उस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो लोगों को कोरोना के खिलाफ सशक्त और जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। कुछ समय पहले ही कर्नाटक ने एक और ऐप लॉन्च किया था जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको ट्रैक करने के लिए, जिसका नाम था कोरोना वॉच ऐप। और इसी के साथ में अगर कुछ और जो अभी हाल ही में कुछ राज्यों के द्वारा स्पेशल जो कोरोना ऐप लॉन्च किए गए हैं, कोरोना की लड़ाई लड़ने से संबंधित जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश ने हाल ही में, सॉरी दिल्ली की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दिल्ली ने अभी कुछ दिनों पहले एसएस कोरोना और कैंपियन और ऑपरेशन शील्ड जो कि कोरोना से संबंधित है, ये मुहिम चलाई थी। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश, तो देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश बड़े धमाल कर रहा है और राज्य में मतलब राज्य में पहला राज्य किसी ना किसी क्षेत्र में बनता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश से एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में वर्चुअल कोर्ट जारी, मतलब कोरोना के चलते वर्चुअल कोर्ट मतलब लॉन्च करी है, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब न्यायालय अपने फैसले देगा, केसों की सुनवाई करेगा। तो इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन एक मुहिम चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ये भी कोरोना से संबंधित थी। और अगर झारखंड की बात करें तो सर प्रज्ञान मोबाइल ऐप भी आपका कोरोना के खिलाफ झारखंड राज्य ने लॉन्च किया था। इसके बाद में अगर आपको हम शायद फोटो हो तो फोटो दिखा देते हैं। फोटो में लिखा हुआ है आपके कि कर्नाटक गवर्नमेंट लॉन्चेज आप था मित्र हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19, मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए कर्नाटक जो सरकार है उसने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आपका मित्र। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहने वाला है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है आपका कि 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने करी। अभी हाल ही में 15वें वित्त आयोग की एक बैठक हुई है, उसमें सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है, तो ये करी है आपके एन के सिंह। अब इसी से संबंधित कुछ फैक्ट और अदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके एन के सिंह। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए सर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी साहब आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसी के साथ में एक लाइक दे दीजिए। लाइक देने के साथ ही आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो सर हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। अगर नहीं बनाई है तो बना लीजिए, बना रखिए तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप इन क्वेश्चनों को राइटिंग कीजिए, लिखिए, और उसके साथ साथ में जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उन एक्स्ट्रा फैक्टों को भी आप उसमें नोट कीजिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, ये आपको आगामी जो परीक्षा है उनमें जो आपकी समसाई की यानी कि करंट अफेयर जो रहने वाली है उससे बहुत हेल्पफुल रहेंगी, मतलब ये आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इसी के साथ में कुछ और व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जो कि वित्त आयोग से संबंधित या वित्त से संबंधित रखते हैं। तो देखिए कुछ व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो हाल ही में आपके संजय कोठारी जी हैं, वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने हैं, आयुक्त बने हैं। और इनके आयुक्त बनने से पहले ये राष्ट्रपति जी के सचिव थे। अगर वित्त आयोग से ही संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लें तो अशोक कुमार जी हैं जो कि आपके 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपके विजय ए कलेवर साहब हैं जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसी के साथ में अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को और की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ में आपको ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये महानुभाव हमारे जो सर हैं, ये सर हमारे एन के सिंह सर हैं। और एन के सिंह सर का पूरा नाम भी आपको बता देते हैं। एन के सिंह सर का पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है,
तो देखिए हाल ही में जो सिटी यूनियन बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में एन काम कोड़ी साहब को नियुक्त किया गया है। अगर बात करी जाए CUB यानी कि सिटी यूनियन बैंक की, तो देखिए सर बैंक वाले जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जो बैंक के फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसी के साथ में महत्वपूर्ण तो सबके लिए हैं लेकिन बैंक वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हाल ही में बैंक से संबंधित भी कई करंट अफेयर आपकी लगातार आ रही है, फेरबदल हो रहे हैं देश की जो वित्त सेवाएं हैं उनमें, तो उनके लिए ये ज़रूरी बन जाता है। थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। बैंक से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए बता दें कि सिटी यूनियन जो बैंक है उसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2004 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु के त्रिशूर जो शहर है उसके अंदर ये इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात करी जाए तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु का त्रिशूर शहर यहाँ पर आया है, तो तमिलनाडु से एक चीज़ मेरे ध्यान आई है अभी अभी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो अभी लागू की गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तमिलनाडु देश का पहला राज्य है इसे लागू करने वाला। इसी के साथ में अगर कुछ और व्यक्तियों की बात करी जाए हाल ही में बैंकों से संबंधित, तो आपके संजीव चड्डा जी का नाम मेरे दिमाग में आता है। और जो आपके संजीव चड्डा जी हैं ये बॉब यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हाल ही में बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और जो बॉब है इसकी अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो अभी इसका मुख्यालय है सर वो आपका बड़ोदरा गुजरात के अंदर है। इसी बड़ोदरा शहर को पहले बड़ौदा शहर के नाम से जाना जाता था। और जो इस बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है, इसकी स्थापना सयाजी राव एक गायकवाड़ तृतीय यानी सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय एक शासक थे गायकवाड़ के, उनके द्वारा बड़ौदा महाराज के, तो बड़ौदा जो महाराज थे उनके द्वारा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ये बड़ौदा जो शहर है जिसको अब बड़ोदरा बोला जाता है वहाँ के ये राजा थे और उनके द्वारा 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए अतुल कुमार दास की, तो कुछ समय पहले ये बोई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगर बोई की अगर आपको मैं बात बताऊं यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की अगर आपको मैं बात बताऊं, तो देखिए देश का सबसे बड़ा बैंक है वर्तमान में आरबीआई के बाद में, यानी कि आरबीआई को तो बैंकों का बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगर आरबीआई के बाद में बात करें तो देश का सबसे बड़ा ये बैंक है एसबीआई, और इसमें अभी 2017-18 में 5 बैंकों का विलयकरण किया गया था और 5 बैंकों के विलयकरण के साथ ही ये देश का पहला बैंक बन गया है। दूसरे बैंक की बात करें तो बॉब ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। 2-3 बैंकों के विलयकरण के बाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक हो जाती है। अगर एसबीआई की अगर बात करें तो सर जो आपका सॉरी अगर आपकी बोई की तो सॉरी गलती से मुझसे ये एसबीआई निकल गया था, यहाँ बोई की बात हो रही थी। तो बोई के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं या अभी नियुक्त किए गए हैं एमडी और सीईओ, तो वो रहेंगे अतुल कुमार दास। इसके साथ में सुनील गुरबख्शानी की बात कर लेते हैं। तो सुनील गुरबख्शानी हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और अगर धनलक्ष्मी बैंक की बात करी जाए तो धनलक्ष्मी बैंक 1927 में इसकी स्थापना हो गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर तमिलनाडु में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। धनलक्ष्मी बैंक इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन एक बार आपको फोटो भी अगर उपलब्ध हो तो ये दिखा देते हैं। ये आपके हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष हैं। तो इसी के साथ में आपको हम बता देते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किस राज्य ने किया है? तो सर ये जो दृष्टि जो
पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या 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 इसमें चीज़ आती है। तो देखिए, जो उत्तराखंड का जो ये दृष्टि पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये USDMA यानी कि उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है सर इसका लॉन्च करने का, तो कोरोना वायरस के बारे में सही व सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कि कोरोना से क्या है, अभी बहुत से लोग भ्रमित हैं और उनमें बहुत अफवाहें जो हैं कोरोना से संबंधित अभी बहुत काफ़ी फैली हुई हैं। तो उन अफवाहों से लोगों को बचाने के लिए, उन अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए लोगों को सही जानकारी मुहैया कराने का जो कार्यक्रम है वो इस ऐप के जरिए किया जा रहा है। अगर बात करें उत्तराखंड के अदर फैक्ट्स की, तो आपको हम बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड है उसकी राजधानी देहरादून रहेगी। और इसके अलावा आपके CM जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और जो आपकी गवर्नर बनेंगी यहाँ की, वो बनेंगी बेबी रानी मौर्य। और जो मुख्य जज बनेंगे, यानी कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य जजिस्ट हैं वो हैं रमेश रंगनाथन। और इसी के साथ में आपकी देहरादून के बाद दूसरी जो राजधानी अभी हाल ही में घोषित की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, वो है गैरसैंण। गैरसैंण उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है देहरादून के बाद, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड भारत का वो पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि भूमि को सरकार को लीज पर पट्टे जारी करने करने वाला, मतलब सरकार को जो कृषि भूमि है उसके लीज पर पट्टे जारी करने वाला पहला राज्य भारत का बन चुका है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन से पहले आपको एक फ़ोटो हम दिखाना चाहेंगे। आपको फ़ोटो आप देख लीजिए। कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च बाय उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटीज़। तो इसकी हमने आपको बात बता दी है। इसके अलावा अगर हम आपको इसके बारे में बताएं, अगले क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो सर ये आपका मणिपुर में बनाया गया है। अब मणिपुर के अगर अदर फैक्ट्स की बात कर लें, तो देखिए यह पहले इस दिवस की बात कर लेते हैं। यह दिवस जो मनाया गया है, ये एंग्लो मणिपुर एक युद्ध हुआ था, मतलब अंग्रेजों का और मणिपुर के लोगों के बीच में, जो सेना थी मणिपुर की उनके बीच में एक युद्ध हुआ था। तो उसमें जितने भी मणिपुरी जो सैनिक या योद्धा मारे गए थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है। और अगर मणिपुर की बात करें, तो सर मणिपुर आपकी राजधानी रहेगी इम्फाल। CM रहेंगे एन वीरेंद्र सिंह और आपकी गवर्नर रहेंगी नजमा हेपतुल्ला। यहाँ पर डिप्टी CM भी हैं और डिप्टी CM है आपके वाई जॉय कुमार सिंह। वाई जॉय कुमार सिंह आपकी डिप्टी CM है। इसके अलावा यहाँ मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मणिपुर जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश है रामलिंगम सुधाकर। इसी के साथ में अगर अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें मणिपुर के, तो देखिए सर 105वां भारतीय विज्ञान जो कांग्रेस था वो आपके मणिपुर में उसका उद्घाटन हुआ था। हालांकि 2 साल पहले वाली बात है, लेकिन अभी आपके बेंगलोर में इसका जब उद्घाटन हुआ था 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, तो मुझे लगा आपको ये हमें बता देना चाहिए। इसके अलावा अगर अदर फैक्ट देखें, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग आपकी मणिपुर में निर्माणाधीन है, मतलब अभी बनाई जा रही है। और जो ये रेलवे सुरंग है, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है जिरीबाम तो फुल इम्फाल रेल परियोजना, उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। और जो ये रेलवे परियोजना है जिसका नाम जिरीबाम तो फुल इम्फाल जो परियोजना है रेलवे की, ये 111 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है। और इसी रेल परियोजना के अंदर देश का दूसरा सबसे लंबा पुल, यानी सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई सर आप जिसकी लंबाई 10.200 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर 200 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। अगर बात करी जाए कि सर
इस सुरंग के बनाने से फ़ायदा क्या होगा, तो सर इस सुरंग से जो जिरीबाम से इम्फाल जाने का जो सफ़र है, उस सफ़र में 10 घंटे की कमी आ जाएगी। मतलब कि जब ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इस सुरंग से जिरीबाम से इम्फाल जाने तक आपको जो समय लगता है उस समय में मतलब 10 घंटे की कमी आ जाएगी, 10 घंटे कम लगेंगे। अगर बात करी जाए तो सर देश की पहली जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है, तो देश की पहली सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इस पीर पंजाल की जो सुरंग है इसकी लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है। अगर बात करी जाए मणिपुर के प्रमुख पर्व या फेस्टिवल्स की, तो मणिपुर के जो फेस्टिवल्स हैं वो हैं संगाई पर्व और लिली महोत्सव। ये आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये आपको फोटो हम दिखा रहे हैं इस फेस्टिवल की। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, तो नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति या जस्टिस विश्वनाथ सोमदर। और विश्वनाथ सोमदर साहब हैं, उनकी फ़ोटो ये रही, इसको आप देख लें। अगर इसके अलावा मेजर सॉरी इसके अलावा अगर मेघालय की बात करी जाए अदर फैक्ट्स की, तो मेघालय आपका देश का पहला राज्य बन गया है जिसने हाल ही में जल नीति लागू की है। इसी के साथ में चेरी ब्लॉसम जो महोत्सव है वो आपके मेघालय राज्य में मनाया जाता है। यहाँ की जो राजधानी रहेगी वो रहेगी शिलोंग। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। देखिए हाल ही में तीन जो आपके सुप्रीम हाई कोर्ट है उनके 3 मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो तीनों की बात कर यहाँ की जा रही है। तो पहले आपको हमने बता दिए थे मेघालय के, दूसरे बता रहे हैं कि हाल ही में उड़ीसा राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं आपके न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक। और मोहम्मद रफ़ीक साहब आपके उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगर बात करी जाए उड़ीसा के और फैक्ट्स पर, तो उड़ीसा की राजधानी रहेगी भुवनेश्वर, सीएम रहेंगी नवीन पटनायक, जिनको हाल ही में पेटा इंडिया का 2020 का अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा जो आपके यहाँ गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और मुख्य न्यायाधीश हैं कल्पेश सतेंद्र। इसी के अलावा जो उड़ीसा जो राज्य था, तो ये जो मोहम्मद रफ़ीक साहब है इनसे पहले यहाँ पर मेघालय जो उच्च न्यायालय के विश्वनाथ सोमदार जी न्यायाधीश बने, वो यहीं के यानी कि उड़ीसा के इनसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर उड़ीसा की बात करी जाए तो 2023 में आपका पुरुष विश्व हॉकी चैंपियनशिप उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला स्टेडियम में खेला जाना है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कुछ और न्यायाधीशों से संबंधित, तो आपको हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि गोविंद माथुर साहब आपके उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके अलावा अजय लामा जी आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों का हाई कोर्ट है, एक तो असम खुद का ही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के मामले भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो देखिए हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस दीपंकर दत्त। और अगर इसकी बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी रहेगी बॉम्बे, सीएम रहेंगे उद्धव ठाकरे और डीसीएम रहेंगे अजित पवार। देखिए सर यहाँ पर मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पहले हम आपको शरद पवार कई बार मैंने आपको बता चुका है डिप्टी सीएम, लेकिन अब सुधार कर लीजिएगा। जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के वो हैं अजित पवार। इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्त, जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं। इसके अलावा
ये जो दत्त साहब हैं, ये बॉम्बे से पहले कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर महाराष्ट्र की बात करें कोविड-19 को लेकर, तो कोविड-19 रोगियों को समर्पित देश का पहला हॉस्पिटल, जिसका नाम है सेवन हिल्स हॉस्पिटल, ये आपका मुंबई में बनाया गया है। और इसको किसने बनाया है? तो यह हॉस्पिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। कुछ समय पहले ही जारी AMFFR या इंडेक्स में महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इसके अलावा जस्टिस इंडिया रिपोर्ट JIR में भी जो महाराष्ट्र वो पहले नंबर पर रहा है न्याय देने के क्षेत्र में, इसमें पहले नंबर पर है। अगर यहाँ पर एक शब्द आया IMFFR, अगर इसकी फुल फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिपोर्ट इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर अपना अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, ये देखिए, ये इनकी फोटो है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, हाल ही में जो कोड़े मारने की सजा है उस पर प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरब ने। अगर सऊदी अरब की बात कर लें तो आपको बता देते हैं कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान ने मानवता अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है सर। और इसके चलते संयुक्त अरब की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अब इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अगर सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी रहेगी रियाद, मुद्रा रहेगी आपकी सऊदी अरबियन रियाल, और राजा रहेंगे सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, यानी कि शाह सलमान, जो कि इनका शॉर्ट नाम है। अगर प्रिंस क्राउन की बात करी जाए तो मोहम्मद बिन सलमान, जो कि फरवरी 2019 में 2 दिवसीय भारत यात्रा पर भी भारत आई थी। अगर इसी के साथ में सऊदी अरब के कुछ फैक्ट देखे जाएं तो महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार देने वाला पहला कहें तो मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री, महिलाओं को खेल में हिस्सा लेने का अधिकार देने वाला सऊदी अरब, महिलाओं को सिनेमा घरों में सार्वजनिक प्रवेश देने वाला अगर पहला मुस्लिम देश बताएं तो सऊदी अरब। इसके अलावा एक फैक्ट जो कि आपके लिए बनता है बहुत महत्वपूर्ण, अप्रैल 2016 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था इनके द्वारा, और उस सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान का नाम था किंग अब्दुल अजीज सस पुरस्कार, और ये मोदी जी को अप्रैल 2016 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सेशन को जरूर लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वो क्या है कि बोलने की हैबिट में जल्दबाजी रहती है सेशन को बताने के लिए, सेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि टाइम फिक्स होता है। तो इस वजह से कई बार शब्दों का उलटफेर होता रहता है, और कुछ क्या है कि तबीयत थोड़ी लूज है तो इस वजह से भी काफ़ी बार चक्कर पड़ जाता है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और इसी के साथ में अगर आपको हम एक तस्वीर दिखा देते हैं इसी क्वेश्चन से संबंधित, तो सऊदी अरब में नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा ख़त्म कर दी गई है। ये 2 खबर थी, जो एक खबर हम आपके लिए लेके आए। यहाँ पर हम आपको दोनों खबर बता देते हैं। हाल ही में यानी कि 27 अप्रैल को ये निर्णय आए हैं। तो 27 अप्रैल यानी कि आज सुबह ही ये निर्णय आए हैं, तो हमने ये क्वेश्चन शामिल कर लिया था। तो बता देते हैं आपको कि सऊदी अरब में नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा ख़त्म कर दी गई है। 2 दिन पहले ही कोड़े मारने की सज़ा का प्रावधान भी समाप्त हो चुका है। तो ये 2 प्रमुख खबरें बनती हैं। इसी के साथ में सर क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था वो दिया था, अमेरिका स्पेस संस्थान नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना था। तो उसका नाम हम आपको बता के जा रहे हैं, विटल उसका नाम था, यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एस असिसेबल लोकल इसका पूरा नाम बनेगा।
और सर एक क्वेश्चन हमने आपसे एक दिन ये भी पूछा था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, तो शायद उसका उत्तर हमें किसी ने दिया नहीं है, और अगर दे भी दिया होगा तो सेशन में शामिल नहीं किया गया। तो मोसाद वहाँ की जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, दुनिया की सबसे मजबूत खुफिया एजेंसियों में उसको माना जाता है या शुमार किया जाता है। इसके अलावा आज का क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है, होमवर्क जो आपका रहेगा, हाल ही में किस राज्य ने आगामी 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये घोषणा कर दी गई है, आज सुबह ही घोषणा की है इसकी, 27 तारीख को, मतलब दोपहर में घोषणा की थी सुबह के टाइम। तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी है। तो आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करी है कि 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ इस राज्य में नहीं होंगे। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। इसी के साथ ही हमारा सेशन ख़त्म होता है। फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाइए, और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक आप अपने कमेंट्स में मोटिवेशनल कोट शामिल कीजिए। और आज आपके 2 दिन इस सेशन को, वन आइलैंड सेशन जो हमारा वन लाइन सेशन चल रहा था, इस सेशन के 2 दिन पूरे हो जाते हैं। अधिक से अधिक कमेंट कर कर ये भी बताइएगा कि जो वन लाइनर सेशन कैसा लग रहा है, और आपको आगे कौन सा सेशन चाहिए, वन लाइनर सेशन चाहिए या ऑब्जेक्ट टाइप सेशन चाहिए, उसके बारे में आप ज़रूर बताना। इसी के साथ में अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से लड़ते रहिए। इसी के साथ में मैं नीरज सर आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।